नमस्कार दोस्तों। मैं नरेश। आज व्याकरण की जो प्रारंभ में सिलेबस देखेंगे तो उसमें प्रत्याहार संज्ञा दूसरा टॉपिक है। तो उस पर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र है आदिरंतेन सहेता। इस सूत्र को आप स्मरण करें। तो इस सूत्र का पदच्छेद है आदि अंतेन सह। ये क्या है? अव्यय पद है। इता इत संज्ञक और स्वस्य अपने भी, तो ऐसा ये पदच्छेद है इसका। तो क्या है? आदि वर्ण अंतेन सहिता, अंतेन के साथ होता है। अंतेन अंतिम मतलब इत संहिता होता है ना, इत संज्ञा। ठीक है। अ ई उण में ण की इत संज्ञा है। ठीक है। रील रिक में क की इत संज्ञा है। तो ये अंतिम वर्ण हुआ। और आदि वर्ण क्या हुआ? अ ई उ ये। ठीक है। तो वृत्ति में क्या लिखते हैं? अंत्येन इता सहित, यानी अंतिम इत के साथ आदि वर्ण और मध्य वर्ण, यानी जैसे ये बताएंगे स्वस्य अपनी भी संज्ञा होती है। कौन सी? प्रत्याहार संज्ञा। जैसे अ ई उ ण सूत्र है, तो अ प्रारंभ वर्ण हो गया, ण अंतिम वर्ण हो गया, तो इसको अण प्रत्याहार बोलेंगे। यथा अण इति। तो इसमें अ ई उ ये तीन ग्रहण हो गए, अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं होगा, केवल प्रत्याहार बनाने के काम में आएगा वो। इसके पश्चात बात करें, जैसे अक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, आपने 14 सूत्र पढ़े होंगे आयुण। तो उसमें पहला वर्ण आयुण का अ और ण का ण तो करेंगे तो अण प्रत्याहार बन जाएगा। ऐसे ही हल प्रत्याहार व्यंजनों का अच अ इ उ ऋद्रिक ए ओंग आई औच तक अच प्रत्याहार बन जाएगा। सारे स्वर हल में व्यंजन आ जाते हैं, अल में स्वर और व्यंजन सारे आ जाते हैं इत्यादि। सूत्र का अर्थ की बात करें तो अंत्य इत संज्ञा वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। ये ध्यान देंगे। ठीक है। यानी कोई भी वर्ण है आदि वर्ण, ठीक है, उसके बाद अंतिम वर्ण के साथ उसका जब संयोग करेंगे वो संहिता संज्ञा और संहिता संहिता करेंगे, तब क्या होगा? आदि वर्ण का और मध्य वर्ण का क्या हो जाएगा? बोध होगा। जैसे अच बोलेंगे तो अ का बोध भी होगा और अ ई उ ण का बोध नहीं होगा। जो इत संज्ञक वर्ण है उनका बोध नहीं होगा। अयुण रीद्रिक एओंग अयौच में अ ई उ रीद्री ए ओ ऐ औ च। तो च से अच प्रत्याहार बना जाएगा। ठीक है। और कोई काम का नहीं है यहाँ। ऐसे ही हल अल इत्यादि। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। उदाहरण जैसे अण प्रत्याहार में अ ई उ वर्णों की संज्ञा है, प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार अण अण ये प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार नाम दे दिया इसको। और इसमें वर्णों की गणना किसकी होगी? अ ई उ की होगी। ठीक है। तो ये प्रत्याहार बन गया, तो इसको प्रत्याहार संज्ञा बन गई अण। ठीक है। इसी प्रकार अक है, अच है, हल है, अल है इत्यादि भी जान लेने चाहिए। एक सूत्र है अण उदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। तो सूत्र का पदच्छेद क्या है? अण अण प्रत्याहार, उदित यानी उ की जिसमें इत संज्ञा हो गई हो, और सवर्णी हो च। च ये क्या है? अव्यय पद है। अप्रत्यय और स्वस्य, यानी जो प्रत्यय नहीं है और अपना भी। फिर कह रहे हैं वृत्ति क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। ये कई बार पूछ ली जाती है, यानी प्रत्यय का जो विधान करता है वो क्या होता है? प्रत्यय। ठीक है। प्रतीत होता है और विधान करता है। फिर कह रहे हैं अविधीय मानो। जो अविधीयमान अण है और उदित और उदित है, उसकी स्वर्ण संज्ञा होती है। ये ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं अप्रत्याह प्रत्यय अण और उदित ये सवर्ण के बोध अर्थात ग्राहक होते हैं। ठीक है। यानी अण और उदित की स्वर्ण स्वर्ण संज्ञा होती है। ठीक है। और ये दोनों क्या है? स्वर्ण है। तो आ ई उण में जो आ ई उ ये वर्ण है, ये अण प्रत्याहार में ग्रहण किए जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। कई बार ये पूछ लिया जाता है प्रतीयते इति विधीयते इति तो प्रत्यय। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और इसके पश्चात बात करें अगली संज्ञा
अगली संज्ञा में क्या है, उदात्त संज्ञा। उदात्त का सिंपल सूत्र याद करेंगे, उच्चैर उदात्त, यानी जो मुख के भीतर जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें जो ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं यानी अच स्वर की क्या होती है, उदात्त संज्ञा होती है। जैसे आ ई उ ऐसे, ठीक है। तो ये ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं। इसके पश्चात देखें अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा का सूत्र है नीचैर अनुदात्त, ठीक है। तो यानी कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से उच्चरित अच की क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है। किसकी, जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से, ठीक है। जैसे ई उ जैसे हैं, तो इनमें जो नीचे ना पर, हाँ ठीक है जी। तो इसके बाद कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से जो उच्चारण किए जाते हैं उन अचों की क्या होती है, अनुदात्त संज्ञा होती है। इसके बाद है स्वरित संज्ञा। सूत्र क्या है, समाहार स्वरिता। जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की स्वर्ण संज्ञा होती है, स्वरित। तो ये सूत्र ध्यान रखेंगे, समाहार स्वरिता। तो ये स्वरित संज्ञा करने वाला है। स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहार स्वरिता। जहां उदात्त अनुदात्त दोनों का क्या होता है, समाहार होता है उस अच या उस स्वर की क्या होती है, स्वरित संज्ञा होती है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित प्रत्यय केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। अनुदात्त के नीचे कैसे होती है, तो हम एक बार देख लेते हैं। अनुदात्त के नीचे, अनुदात के नीचे, अनुदात अक्षर के नीचे क्या होती है, नीचे पड़ी लाइन है, जैसे ऐसे, ठीक है। और स्वरित के ऊपर क्या होती है, ऊपर खड़ी लाइन होती है, जैसे ये है, ठीक है। और उदात के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जैसे ये बता दिया, सन पीते वसु नवे अग्ने सुपायनो भव, ये मंत्रों में ऐसे उदात्त अनुदात्त और स्वरित ऐसे ऐसे मंत्रों को वेद पाठ करने वाले होते हैं ना, तो अनुदात्त के लिए ऐसे करते हैं, तो स्वरित के लिए ऐसे करते हैं। तो ये वैदिक प्रक्रिया है। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा, ये तीनों सूत्र याद करेंगे और इनसे सीधे सूत्रों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके पश्चात संज्ञा याद करेंगे, संयोग संज्ञा। तो एक सूत्र है हलोनंतरा संयोग। ये सूत्र कहता है कि हलह जो हल वर्ण है और अनंतराह बीच में अंतर ना हो, वो क्या होता है, संयोग होता है। तो ध्यान करेंगे, अजभिर अव्यभिता, यानी जो अचों के द्वारा अव्यभित बिना व्यवधान के हल हल होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो ध्यान देंगे, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आता हो उसे क्या कहते हैं, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प में स और प, श और प, इन दोनों का संयोग है। ग और न का संयोग है। राष्ट्र में ट और र का संयोग है। और बुद्धि में द और ध का संयोग है। यानी बीच में कोई भी हलों के बीच में अनंतर हो, मतलब कोई अंतर ना हो, न अंतर इति अनंतर, नया तत्पुरुष समास हो जाएगा ये भी। अनंत अंतर ना हो, बीच में कोई भी क्या ना आए, व्यवधान ना आए, केवल व्यंजन और व्यंजन होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात बात करें हम संहिता संज्ञा। तो ये दो सामान्य ध्यान रखेंगे। तो परह यानी पर वाला, सन्निकर्ष बिल्कुल सन्निकट आ जाए उसको क्या कहते हैं, संहिता। संहिता मतलब दूसरा अर्थ संधि ही होता है, ठीक है। वर्णा नाम अति सहित सन्निधि, यानी वर्णों की अत्यधिक समीपता ही संहिता संज्ञा कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे, वर्णानामति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञस्यात्, यानी वर्णों की अत्यंत समीपता
ही संहिता। तो ये ध्यान रखेंगे, संयोग और संहिता। संयोग होता है हलों के बीच में, व्यंजनों के बीच में, और संहिता होती है वर्णों के बीच में, यानी वर्णों की कोई भी स्वर हो चाहे व्यंजन हो उनका बिल्कुल समीप ले जाना ही क्या है, संहिता होती है। उदाहरण के लिए मधु प्लस अरि, तो मधु अरि मधु अरि मधु अरि मधु अरि मधु अरि, तो ऊ को वह हो जाएगा, हम बिल्कुल समीप करके बोलेंगे तो। ठीक है। इसमें ऊ की, ऊ आ की संहिता संज्ञा है। जैसे रमा इसमें आ और ई को एक गुण हुआ है, तो ये भी क्या है, संहिता है, मतलब संधि है। संधि का ही दूसरा नाम क्या है, संहिता है। ये भी पूछते हैं सिलेबस में भी, कई बार हर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि संहिता करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र बोलेंगे तो परः सन्निकर्ष संहिता। और यदि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हलोंतरा संयोग। संयोग किन का होता है, तो व्यंजनों का होता है। और संहिता किसकी होती है, संहिता संधि वर्णों की होती है। तो संहिता में देखो व्यंजन संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है। ठीक है। और स्वर संधि भी होती है, यानी वर्णों की होती है। वर्ण स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, सभी वर्ण होते हैं। ठीक है, ये ध्यान करेंगे, समझ भी आ गया होगा। इसके बाद हम बात करें एक स्वर्ण संज्ञा, टॉपिक में लिखा हुआ है स्वर्ण संज्ञा। तो स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य मतलब समान हो, आस्य मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी जिह्वा बोल रही है वो क्या हो, तुल्य हो। सवर्णम वो सवर्णी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सवर्णी होता है। जैसे अगला कह रहे हैं ताल्वादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न च इति एतद द्वयम। कह रहे हैं तालु आदि स्थान है, हमारे 8 उच्चारण स्थान है, पढ़नीय शिक्षा में बताया। तो 8 उच्चारण स्थानों में जो आभ्यंतर, जो अंदर से बोले जाते हैं, प्रयत्न चेत एतद द्वयम, ये दोनों यानी अंदर से बोले जाते हैं। और तालु आदि जो आभ्यंतर प्रयत्न है, और यस्य येन जिसके द्वारा तुल्य समानता दिखाई जाती है, उनकी क्या हो जाती है, स्वर्ण संज्ञा होती है। जैसे तालु से उच्चारण करने वाले क्या है, सारे समान हैं। और और नासिका से उच्चारण करने वालों की एक स्वर्ण संज्ञा है, तो ये होगा। वे अक्सर समूह क्या कहलाते हैं, स्वर्ण संज्ञक कहलाते हैं। जैसे समास, आस्य शब्द का मतलब है मुख, आशे भवम आस्यम। ठीक है, यानी जो मुख में होता है वो ही क्या होता है, आशय होता है। तो एक प्रश्न परीक्षा में एक सवाल पूछा हुआ है, आस्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आश्यम का मतलब होता है मुख, आशय मतलब मुख के जो अंदर बोला जाए। ठीक है। और प्रकृष्टो यत्न, प्रकृष्ट जो हमें हमारा किया गया यत्न, प्रयत्न, जो वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ना, तो वो होता है प्रयत्न। अथवा प्राक यत्नो, प्राक तनो यत्न प्रयत्न। ठीक है, यानी जो पहले से हमारा हम प्रयत्न करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं उसका बोलने के लिए पहले प्रयत्न करते हैं, वो होता है प्रयत्न। ठीक है। प्रादिप समास है इसमें, आस्यश्च प्रयत्नंच, आस्य प्रयत्नौ, यानी आस्य और प्रयत्नौ। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास कहेंगे। और तुल्यौ आस्य प्रयत्नम यस्य वर्ण समूहस्य तत् तुल्यस्य प्रयत्नम। तो तुल्यस्य प्रयत्नम में बहुव्रीहि समास है, यानी तुल्य आस्य यानी जो मुख से बोले जा रहे हैं, और जो प्रयत्न किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, जो वर्णों का ऐसा समूह है, उसका, उसमें बहुव्रीहि समास है, उसी को क्या कहते हैं, सवर्ण संज्ञा उसी की होती है। यानी समान हो जिसका बोलने में ताकत। जैसे अ आ, तो ये समानता लग रही है जैसे। ठीक है, अ का सब उच्चारण था। फिर कह रहे हैं क, ख, ग, घ, ये उच्चारण स्थान समान है इनका। च, छ, ज, ऐसे समानता है। इसके बाद बात करें, उच्चारण स्थान कंठ से शुरू होते हैं, अतः तालु आदि की अपेक्षा कंठ आदि कहना समीचीन होता है। किंतु वरदराज जो लघु सिद्धांत को अंगीकार है, उन्होंने सदृश महापुरुषों का जो भी कथन है वो हमारे लिए क्या है, समादरणीय है। कहने का भाव ये है कि जैसे हमने कंठ से सबसे पहले क्या, किससे उच्चारण किया जाता है, कंठ से उच्चारण किया जाता है। अ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। परंतु
वरदराज आदि जो आचार्य हैं उन्होंने सबसे पहले तालु कहा है, तालुआदि। ठीक है, तो इसीलिए तालवादी कहते हैं तालवादी स्थान। इसीलिए यानी जो तालुवादी से बोले जाते हैं। कंठ आदि कहना वैसे ठीक लगता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंठ से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा है कि तालवादी, इसीलिए इसको तालवादी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, समझ आ गया होगा। तो व्याकरण शास्त्र में आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के यत्न हैं। और कवि कहते हैं यत्नोद्विधा। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है यत्न कतिधा, तो यत्नोद्विधा। प्राक्तनो यत्न प्रयत्न, जो पहले किया गया प्रयत्न है वही ये प्रयत्न है, यत्न है। अथवा प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, तो प्र उपसर्ग जोड़ा गया और बाह्य यत्न को हटाकर आभ्यंतर यत्न का ही बोध कराता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जो अर्थात जो यत्न उत्कृष्ट यत्न है वह प्रयत्न है। और दृष्टि से वर्णों की उत्पत्ति पूर्व यत्न वर्णों की उत्पत्ति का जो कारण होने का उत्कृष्ट यत्न आभ्यंतर यत्न है। ठीक है, जब संपूर्ण उच्चारण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो तब स्वर्ण संज्ञा क्या है, नहीं होती। जैसे ई और ए दोनों विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न है, तथा ई और ए का उच्चारण स्थान तालु भी समान है, किंतु कंठ स्थान कंठ स्थान ए का अधिक है, इसीलिए स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। दोनों का क्या है, जो उच्चारण स्थान है वो समान नहीं है पूर्ण रूप से, इसीलिए इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं हुई। फिर कह रहे हैं क और ङ की स्वर्ण संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि क और ङ दोनों वर्णों का हास्य अर्थात मुख में होने वाला स्थान है वो कंठ है, वो समान है। यद्यपि ग का कंठ और नासिका उच्चारण स्थान दोनों है। यम गणना नाम नासिका च। ठीक है, परंतु नासिका तो मुख के बाहर का उच्चारण स्थान है। क और ग दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होने से समान है। इसी प्रकार च और य, ट और न, त और न और प और म में परस्पर सवर्णी होंगे, इनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। आशा है कि ये बातें समझ आ रही होगी आपको। इसके पश्चात देखें तो ए और आई की तथा ओ और औ की संपूर्ण उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर भी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि पाणिनि ने ए ओम और ऐ औच दोनों सूत्रों को अलग अलग लिखा है, इसीलिए इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। ए और आई की नहीं होगी, ओ और औ की नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसीलिए इन दोनों सूत्रों को क्या किया है, अलग अलग किया है। इसके तरफ कह रहे हैं रील री वर्णयोर मिथः सावर्णिम वाच्यम। तो ये सूत्र थोड़ा मिसप्रिंट है। तो रील री वर्णयो, ठीक है, री और री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। कह रहे हैं रिकार और लकार वर्णों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। क्यों? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार री तथा ली की परस्पर स्वर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों? इसीलिए क्योंकि रिकार का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। और लकार का उच्चारण स्थान दंत है, ऋतु लसानाम दंता। परंतु तव लकार आदि प्रयोगों के लिए स्वर्ण संज्ञा आवश्यक थी। क्यों थी? तव लकार, तव प्लस लिकार, तो तव लकार है ये तभी होगा, लीर के स्थान पर ल तभी आएगा जब इनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, इस वार्तिक के आधार पर री और ल का उच्चारण स्थान साम्य न होने पर भी स्वर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। तो ये स्वर्ण संज्ञा का फल क्या है? तो इसका फल ऐसे होता है, थोड़ा बता देता हूं सामान्य। जैसे हमें इको यणची सूत्र है, तो ई के स्थान पर यण आ रहा है, उ के स्थान पर व आ रहा है, ठीक है, री के स्थान पर ल आ रहा है। तो इनका उच्चारण स्थान देख कर ही यहाँ तो चार के चार है, जितने स्थानीय है उतने आदेश हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनमें स्वर्ण संज्ञा की आवश्यकता कम पड़ी। परंतु कई जगह ऐसा होता है किसी वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण लेके आना है हमें, तो उस वर्ण को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी स्वर्ण संज्ञा देखनी पड़ती है, तभी वही वर्ण आता है, नहीं तो कोई और वर्ण आ जाएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए स्वर्ण संज्ञा की आवश्यकता पड़ी जब हम शब्द रूपों की सिद्धि करते हैं, राम शब्द बनाते हैं, भवती बनाते हैं, दिगंत बनाते हैं, सुबंत बनाते हैं, इनमें जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो ये जरूरत यही पड़ती है कि मान लो कि एक 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 कोई वर्ण है, उसके स्थान पर चार वर्ण कह रहे हैं कि हम आए, हम आए, हम आए, तो उनकी स्वर्ण संज्ञा ही देखी जाती है। जैसे शुद्धि उपास्य हम उदाहरण बनाएंगे, तो शुद्धि के ई के स्थान पर यह ही क्यों आया, ये उच्चारण स्थान का फल होता है। ठीक है, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी तब लकार में भी बताया इन्होंने, इसीलिए रील री वर्ण्योर मिथः, ये क्या होता है? सावर्ण्यम वाच्यम, ऐसा ये वार्तिक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि री और री की सवर्ण संज्ञा किससे होती है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम से होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे रील री वर्ण्योर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक से री और री की सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके बाद उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों में देखें, सबसे पहले अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, अ और आ दोनों ग्रहण होगा, क्योंकि 18 प्रकार हैं। तो इसके बाद हम देखें 18 प्रकार, कु अर्थात कवर्ग, और विसर्ग का मतलब है कंठ्य वर्ण। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा है ईचू यशानाम तालु, यानी ई चवर्ग और तालव्य। ठीक है, ये क्या है? तालव्य वर्ण है। ये आप याद कर लेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। कई बार कोई शब्द दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। और ईचु यशनम तालु, इनको पूरा करना भी पूछ लेते हैं। रीटू रसनम, री टवर्ग और र और स का मूर्धा है। ऋतु लशानम, री तू का मतलब होता है तवर्ग, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उ पवर्ग और उपधमानी है। ये क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। यम गणना नाम नासिका च, यम ङ यानी पंचमाक्षर है, उनका नासिका भी है। यानी ये तो होगा अलग अलग, जैसे अकु का वर्ग का पंचमाक्षर अंग। ठीक है, इनका ये तो होगा ही कंठ तालु मूर्धा दंत इत्यादि, परंतु नासिका भी होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और एत और ऐत, ए और ऐ का दोनों का क्या है? कंठ और तालु है। और ओत और औत, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ है। और वकार यानी व का क्या है? दंत और ओष्ठ है, व ऐसे बोलते हैं हम। और जिह्वा मूल, यसे क्या होता है? जिह्वा मूलम। और नासिका क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो अर्ध विसर्ग से उपुब्धमानीय क्या होता है? उपुब्धमानीय प और फ से जो पूर्व अर्ध विसर्ग आते हैं, यानी बाल बाल कह पठती, बाल कह पठती, तो ये अर्ध अर्ध विसर्ग बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क और ख से पूर्व आता है, उसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। जैसे हम बाल कह करोति, बाल कह करोति, ये अर्ध विसर्ग है। क ख से पूर्व आता है कोई भी, तो उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। और जो क और ख से बाद में प और फ से पूर्व में आता है, उसको क्या कहते हैं? उपुब्धमानीय कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखेंगे। प और फ से पहले उपुब्धमानीय, और क और ख से पूर्व कोई भी विसर्ग आता है, उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नासिका का क्या उच्चारण स्थान? अनुस्वार। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इनको आप याद कर ले। ठीक है, मुख्य है ये बिल्कुल। इसके पश्चात हम बात करें तो आज के लिए इतना ही। और एक वीडियो और बनेगी, और हम पद संज्ञा का विचार करेंगे। और आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, और यदि आप हमारे वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने मित्रों तक साझा जरूर करें। और यदि आप एचटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 बार आपने यदि परीक्षा दे ली है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जो भी समस्या है उसको आप हमारे हमारे हम तक जरूर पहुंचाएं।
और यूट्यूब चैनल पर मैसेज करके भी पहुंचा सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आप यदि एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। और आज के लिए इतना ही। मैं नरेश कुमार विदा लेता हूँ।